हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके स्पर्श भाग 2 के चैप्टर 5 अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, जिसको लिखा था निदा फाजली जी ने। अगर आपने ये चैप्टर नहीं समझा है तो पहले आप इस चैप्टर को समझ लें ताकि आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी हो। इसके कुछ प्रश्नों को हमने पार्ट 1 में किया, बचे हुए प्रश्नों को पार्ट 2 में आज कंप्लीट करेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता, अथवा प्रकृति में आ रहे असंतुलन में बढ़ती आबादी का क्या योगदान है, इसका क्या परिणाम हुआ है। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। अथवा बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, पाठ के आधार पर बताइए। अथवा बढ़ती हुई आबादी ने पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया है, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, पाठ के आधार पर लिखिए। तो इनमें से जो भी प्रश्न पूछा जाए, ये प्रश्नों को घुमाकर पूछा है, आंसर हमारा यही होगा। बढ़ती आबादी ने पर्यावरण को अत्यधिक प्रभावित किया है। पहले ज़मीन के बड़े भाग में जंगल थे, पेड़ पौधों पशु पक्षियों से धरती हरी भरी थी। चारों ओर हरियाली तथा परिंदों की चहचहाहट थी। जनसंख्या के बढ़ने पर लोगों के लिए स्थान विस्तारित करने हेतु जंगलों को काटा गया। इससे पेड़ पौधों तथा पशु पक्षियों का पलायन हुआ। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा क्योंकि पेड़ पौधे को काट दिया जाने लगा। इसने पर्यावरण को प्रभावित किया। प्रकृति के असंतुलन ने कई विसंगतियों को जन्म दिया। अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढ़, तूफान, सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदाओं को इस असंतुलन ने ही आमंत्रित किया है। नेक्स्ट है, लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी। तो लेखक का घर बम्बई के वर्सोवा इलाके में था। उसके मकान के एक मचान के ऊपर कबूतरों ने घोंसला बना लिया। कबूतरों के बच्चे छोटे छोटे थे। कबूतर अपने बच्चों को दाना चुगने के लिए खिड़की के रास्ते से बार बार घर में आते जाते रहते थे। कबूतरों की आवाजाही से लेखक के घर के सामान टूटते रहते थे। कबूतर लेखक की लाइब्रेरी में घुसकर किताबों को भी गंदा कर दिया करते थे। लेखक की पत्नी ने खिड़की में जाली लगवाकर कबूतरों की आवाजाही को बंद कर दिया ताकि वो सामान तोड़े नहीं। नेक्स्ट है, समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी, उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला। अथवा अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, पाठ में समुद्र के क्रोध का क्या कारण बताया गया है, उसने अपना क्रोध कैसे शांत या व्यक्त किया, अपने शब्दों में लिखिए। तो अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, पाठ के अनुसार समुद्र के क्रोध का मुख्य कारण था उसकी सहन शक्ति का जवाब दे देना। कई वर्षों से बड़े बड़े बिल्डर स्वार्थवश समुद्र को पीछे ढकेलकर उसकी ज़मीन को हथिया रहे थे। समुद्र पहले तो सिमटता रहा, सहन करता रहा, पर जब उससे सहन ना हुआ तो उसमें तूफान आया। समुद्र की लहरों ने बड़े बड़े जहाज़ों को उठाकर पटक दिया और समुद्र तट पर भयानक दृश्य उपस्थित हो गया। लोग सागर की विकरालता और प्रचंडता देखकर भयभीत हो गए, डर गए। जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उसका दुष्परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं और किसी भी तरीके से प्राकृतिक चीज़ों के साथ हम खिलवाड़ नहीं करें। नेक्स्ट है, मट्टी से मट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। लेखक जो है इन पंक्तियों से संसार की एकात्मकता को प्रकाशित करना चाहता है। वह मानता है कि दुनिया के सभी जीवधारी एक ही ईश्वर की संतान हैं, जो इस धरती पर जन्म लेकर अंततः इसी में मिल जाते हैं। धरती पर विषमता के साथ रहने वाले सभी छोटे बड़े जीव मिट्टी में ही मिल जाते हैं और मिट्टी में मिलने के बाद किसी के हिस्से या किसी के पृथक
यानी अलग अस्तित्व को पहचान पाना कठिन होता है कि कौन कौन था। लेखक ने दूसरों के दुख से दुखी होने वाले लोगों को ही मनुष्य माना है। उसका मानना है कि सभी प्राणियों को अपना रूप मानना चाहिए और उन्हें एक ही ईश्वर की संतान के रूप में हमें देखना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट है, प्रकृति की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। प्रकृति के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बम्बई में देखने को मिला था। तो प्रकृति पे भी मनुष्य का अत्याचार एक सीमा तक ही सहती है प्रकृति। जब ये अत्याचार सहन शक्ति का अतिक्रमण कर देते हैं तब वह मनुष्य से बदला लेने पर उतारू हो जाती है, जिसका उदाहरण कुछ साल पहले बम्बई में देखने को मिला था, जब समुद्र की लहरों ने जहाज़ों को गेंद की तरह हवा में उछालकर ध्वस्त कर दिया था। तो इसका उदाहरण हमें दिखा था बम्बई में। जब हम प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं तो उसकी भी एक सहन शक्ति होती है। जब यह सहन शक्ति के पार चीज़ें जाती हैं तो वो भी अपना रूप दिखाती है, और उसी का एक उदाहरण हमें बम्बई में देखने को मिला। नेक्स्ट है, जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, अथवा जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के आधार पर सुधारण आशय स्पष्ट कीजिए। तो लेखक का मानना है कि जो जितना बड़ा होता है उसका हृदय भी उतना ही विशाल होता है। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। उसकी विशालता में सहनशीलता तथा सामंजस्य का गुण होता है। उसे क्रोध या गुस्सा कम ही आता है, किंतु जब उसे गुस्सा आता है तो उसे रोक पाना कठिन हो जाता है, क्योंकि जिस इंसान को गुस्सा नहीं आता या कम आता है, अगर उससे एक बार गुस्सा आ गया तो वो प्रचंड रूप में आता है। लेखक ने समुद्र की सहनशीलता के बारे में भी लिखा है कि उसे पाट कर बिल्डरों ने इमारतों का निर्माण किया। समुद्र ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए ऐसी हलचल पैदा की जिससे कई जहाज़ों तथा तटीय लोगों को भयंकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट है, इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके हैं उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। तो कंक्रीट की बस्तियों के विस्तार से पेड़ों का कटाव होता गया और पक्षियों के घर छीनते गए। कुछ पक्षियों का तो अस्तित्व ही नष्ट हो गया, तो कुछ इमारतों में रहने के अभ्यस्त हो गए, आदी हो गए। कहने का आशय यह है कि अब न वन वृक्ष जंगल रहे जहाँ पक्षियों का बसेरा था। अब मनुष्य ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए पेड़ों का कटाव किया है, जिस कारण पक्षियों का डेरा अस्थायी हो गया है। अब पक्षी कभी नहीं कभी कहीं तो कभी कहीं अपने घर के लिए वो भटकते रहते हैं, क्योंकि इंसानों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा चीज़ें तहस नहस की जा रही हैं। पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जंगलों को धीरे धीरे घरों में बदला जा रहा है, जिसके कारण ये सारा नतीजा हो रहा है। नेक्स्ट है, शेख अयाज के पिता बोले, नहीं यह बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। इन पंक्तियों में छिपी हुई उनकी भावना को स्पष्ट कीजिए। शेख अयाज के पिता समदर्शी थे, वो किसी में भेदभाव नहीं करते थे। उनके लिए मनुष्यों और जीव जंतुओं में कोई अंतर नहीं था। उनकी भावनाएं दोनों के प्रति समान रूप से करुणामय एवं दयालु थी। वो हर एक पे एक जैसा सोच, एक जैसा व्यवहार करते थे, जीव जंतु हो या फिर मनुष्य। शेख अयाज के पिता जब कुएं से नहाकर लौटे तब उनकी माँ ने भोजन परोस दिया। तभी उन्होंने अपनी बाजू पर काला च्योंटा रेंगते देखा। तब वह भोजन छोड़कर उस च्योंटे को घर छोड़ने कुएं की तरफ चल दिए। तो पहले उन्होंने अपना भोजन छोड़ा और सबसे पहला काम किया, उस च्योंटे को उसके घर तक छोड़ कर आने। तो ये उनकी भावनाएं ही थी कि वो सबको एक जैसा समझते थे। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।